हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बस सेकेंड लास्ट टॉपिक है, स्टैंडिंग वेव्स। कल हमने डिस्कस किया था कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव के तीन हमारे पास रिजल्ट्स होंगे। एक रिजल्ट को हमने नाम दिया था इंटरफेरेंस, दूसरे रिजल्ट को हमने नाम दिया था बीट्स, और तीसरा जो रिजल्ट है वो है स्टैंडिंग वेव। व्हाट इज स्टैंडिंग वेव? तो मैंने डिफाइन किया हुआ है, डिफिनीशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। when two identical waves means वो वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी, जिनका वेवलेंथ, जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, उन वेव को हम कौन से वेव कहते हैं? आइडेंटिकल वेव, ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, सही ना, सुपर इम्पोज टू ईच अदर। Such type of wave is known as what wave? Standing wave. कौन से वेव बनेंगे? स्टैंडिंग वेव। या स्टैंडिंग वेव इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी वेव। याद रखें, ये जो स्टैंडिंग वेव है दो किस्म के वेव है, एक को कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव और एक को कहते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव में मेन डिफरेंस ये है कि स्टैंडिंग वेव वो वेव होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को प्रोपोगेट नहीं कर सकते, और प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो याद रखें, इट डज नॉट प्रोपोगेट एनर्जी, इट डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी, सही था स्टूडेंट्स? इट डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी, ये एनर्जी को जो है ट्रांसफर नहीं करते। याद रखिए, इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एंटी आपसे कहा जा सकता है कि वो कौन से वेव्स हैं जो मुश्तमिल होते हैं नोड्स और एंटी नोड्स पर। आप कहेंगे कि सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज स्टैंडिंग वेव। नोड का मतलब है नो एम्पलीट्यूड। नोड वो पॉइंट होता है स्टैंडिंग वेव में, अब देखिए नाम से जाहिर है, नोड वो पॉइंट होता है जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो होता है, एम्पलीट्यूड इज जीरो। जहां पर स्ट्रेस क्या होता है? ज्यादा होता है, मोर स्ट्रेस क्या होता है? मोर होता है। जहां पर स्ट्रेन क्या होता है? वो जो है मोर होता है। उस रीजन को हम कौन से रीजन कहते हैं? स्टैंडिंग वेव का नोड कहते हैं। नोड वो रीजन होगा जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होगा, जहां पर स्ट्रेस मोर होगा। स्ट्रेस कहते हैं चेंज इन प्रेशर को, और ऑलरेडी हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वहां पर स्ट्रेन क्या होगा? मोर होगा। नो such type of portion in a standing wave is known as what? Node। आपसे एमसीक्यू में कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे कि such portion in a standing wave where the amplitude is zero, where the stress is more, where the strain is more, such portion in a standing wave is known as what? नोड। और अगर हम बात करें एंटी नोड की, तो नोड का बिल्कुल अपोजिट क्या कहलाता है? एंटी नोड कहलाता है। तो स्टूडेंट मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि व्हाट इज एंटी नोड। सो एंटी नोड वो पोर्शन होता है स्टैंडिंग वेव में जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? आप कहेंगे कि सर जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो पोर्शन, स्टैंडिंग वेव का वो पोर्शन जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, जहां पर स्ट्रेस क्या होता है? वो स्मॉल होता है। जहां पर स्ट्रेन क्या होता है? वो हमारे पास स्मॉल होता है। उस पोर्शन को हम जो है नाम देते हैं किस चीज का? स्टैंडिंग वेव का एंटीनोड का नाम देते हैं, सही ना? अब हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, सही ना? स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में कौन से वेव बनते हैं? ट्रांसवर्स वेव बनते हैं, सही ना? स्टैंडिंग वेव इन, हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्टैंडिंग waves in a stretch string। if we take a string, let's suppose ये हमने जो है एक स्ट्रिंग ले लिया, सही ना, और मैं यहां से जर्क दे रहा हूं, सही ना। जैसे ही मैं इसको जर्क दूंगा तो अगर देखा जी ये वेव जाएगा। सर ये कौन सा वेव है? ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। जैसे ही यहां पर हिट होगा, अगर याद रखें ये एक बात भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिहाज से, जो भी वेव अगर रेयर मीडियम में जाएगा और वो बाउंस बैक होगा डेंसर मीडियम से, नो द फेज चेंज विल बी हाउ मच? 180 डिग्री, सही ना। चाहे वो मैकेनिकल वेव है, चाहे मैकेनिकल में ट्रांसवर्स वेव है, चाहे मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडनल वेव है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो भी वेव
अगर रेयर मीडियम में जाएगा और बाउंस बैक होगा डेंसर मीडियम से, नो द फेस चेंज विल बी हाउ मच, योर आंसर शुड बी 180 डिग्री। सही ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे इसके साथ स्ट्राइक होगा तो ये बाउंस बैक होगा। तो अगर देखा जाए यहां पर हमारे पास जो है कौन से वेव बन जाएंगे, आप कहेंगे कि सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज स्टैंडिंग वेव। जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होगा, उस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं किस चीज का, नोड्स का। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, स्टैंडिंग वेव कंपोज्ड ऑफ कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स। सही है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम नाम देंगे, देखिए इसको हम नाम देते हैं किस चीज का नाम देते हैं, नोड का। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास नोड कहलाता है, ये भी हमारे पास नोड कहलाता है, ये भी 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 नोड कहलाता है। सही ना, जहां पर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जहां पर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जहां पर स्ट्रेन क्या होता है, मैक्सिमम, उस पोर्शन को हम स्टैंडिंग वेव का कौन सा नाम देते हैं, नोड का नाम देते हैं। और अगर देखा जाए ये जो पोजीशन है, ये वाला है, ये वाला, इसको नाम देते हैं क्या, एन। सर एन स्टैंड फॉर एंटी नोड। सही था स्टूडेंट्स, एंटी नोड, एंटी नोड। सही था, तो इसका मतलब आपसे कहा जा सकता है कि वो कौन से वेव्स है which consist of consecutive nodes and antinode। तो आप कहेंगे कि सर such type of wave is known as a standing wave, या standing wave is also called stationary wave। वो वेव जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते, उन वेव को हम नाम देते हैं स्टैंडिंग वेव का नाम देते हैं, या स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। सही है स्टूडेंट, याद रखें ये भी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अगर देखा जाए अल्टरनेट्स नोड के दरमियान क्या फासला होता है, अल्टरनेट नोड्स के दरमियान। अल्टरनेट से मुराद एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा। तो इसका मतलब है याद रखें नोड से नोड तक जो फासला होता है, नोड से नोड तक, ये λ/2 होता है, λ/2। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, अल्टरनेट नोड्स की बात कर रहा हूं। अल्टरनेट नोड से मुराद एक के बाद दूसरा। तो अगर देखा जाए यहां से यहां तक, नोड से नोड तक λ/2, और मैं अल्टरनेट की बात कर रहा हूं, तो अल्टरनेट से मुराद क्या होगा, एक को छोड़ के दूसरा। तो अगर देखा जाए अगर ये λ/2 है तो ये क्या होगा, लैम्डा। तो दो अल्टरनेट नोड और दो अल्टरनेट एंटी नोड के दरमियान फासला क्या होगा, वो हमारे पास लैम्डा होगा। अल्टरनेट से मुराद एक नोड और फिर एक छोड़ के दूसरा, एंटी नोड से मुराद, अल्टरनेट एंटी नोड से मुराद कि एक एंटी नोड और दूसरा छोड़ के तीसरा। तो इसका मतलब है अगर मैं कहूं अल्टरनेट नोड्स, तो स्टूडेंट्स याद रखें अल्टरनेट नोड से मुराद क्या होगा, अल्टरनेट नोड से मुराद ये होगा कि अगर देखें ये हमारे पास देखें एक नोड है, ये एक नोड है और ये अल्टरनेट नोड है। तो इसका मतलब है नोड से नोड तक λ/2 और फिर नोड से नोड तक λ/2, λ/2 प्लस λ/2, योर आंसर शुड बी लैम्डा। सो अल्टरनेट नोड्स हो गए और अल्टरनेट्स एंटीनोड। सही बच्चे, एंटीनोड, ये जो फासला होता है इस फासले को हम क्या कहते हैं, लैम्डा। अल्टरनेट नोड्स या अल्टरनेट एंटीनोड्स के दरमियान जो फासला होता है उस फासले को हम, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। और सर नोड से नोड तक जो फासला होता है या एंटीनोड से एंटीनोड तक जो फासला होता है, इधर देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कहूं नोड टू नोड, समझ आ रहा है ना, या एंटीनोड टू एंटीनोड, सो आप कहेंगे कि सर आप नोड से नोड तक, नोड से नोड तक या एंटी नोड से एंटी नोड तक जो फासला होगा उस फासले को हम नाम देंगे λ/2। इसका मतलब है अल्टरनेट नोड्स के दरमियान या अल्टरनेट एंटी नोड्स के दरमियान, अल्टरनेट नोड्स के दरमियान या अल्टरनेट एंटी नोड्स के दरमियान जो फासला होगा, जो पाथ होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको हम नाम देंगे लैम्डा। सही है स्टूडेंट्स, अगर हमसे कहा जाए अल्टरनेट एंटी नोड, तो अल्टरनेट एंटी नोड से मुराद ये एक एंटी नोड है और दूसरा छोड़ के तीसरा। तो इसका मतलब है अल्टरनेट एंटी नोड के दरमियान भी फासला होगा लैम्डा, और नोड से नोड तक क्या फासला होगा, λ/2। एंटी नोड से एंटी नोड तक क्या फासला होगा, λ/2। अगर नोड से नोड तक λ/2 है तो नोड से एंटी नोड तक क्या होगा, λ/4। वही नोड से नोड तक अगर λ/2 है तो नोड से एंटी नोड तक क्या होगा, λ/4 नहीं होगा, λ/4। तो स्टूडेंट्स फिर मैं यहां से आपसे कह सकता हूं कि नोड से नोड, एन स्टैंड फॉर नोड, नोड टू एंटीनोड, या स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं एंटीनोड टू नोड। ये फासला क्या होगा, आप कहेंगे कि सर इसको नाम दे दें λ/4। ये तीन किस्म के एमसीक्यू इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट
नोड्स या अल्टरनेट एंटी नोड्स लैम्डा, नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई 2, या नोड टू एंटी नोड या एंटी नोड टू नोड किस चीज के बराबर होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 के बराबर होगा। सही ना। अब यहां पर हम जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट द मिडल, then what will be the frequency and wavelength? When the string is plucked at 1/4, when the string is plucked 1/6, when the string is plucked 1/8। तो याद रखें हमारे पास स्ट्रिंग में जो हमारे पास वेव प्रोड्यूस होंगे, जो हार्मोनिक प्रोड्यूस होंगे, जो ओवरटोन प्रोड्यूस होंगे, उनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। याद रखें स्टैंडिंग वेव में ओनली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल, ओनली विच फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल। और उन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे हार्मोनिक्स का। किस चीज का नाम देंगे, हार्मोनिक्स। फ्रीक्वेंसीज को हम नाम देंगे हार्मोनिक्स का। 1 by 1 डिस्कस करते हैं, किस किस्म के एमसीक्यू इससे रिलेटेड आ सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, व्हेन स्ट्रिंग इज प्लक्ड एट द मिडल, हर प्लकिंग ऑफ लेंथ पर स्टैंडिंग वेव नहीं बनते, उसकी लिए एक स्पेशल फार्मूला है। मतलब या तो स्ट्रिंग को L/2 पे प्लग करें, L/2 से मुराद हाफ, या तो L/4 या L/6 या L/8 या मतलब L डिवाइडेड बाय इवन नंबर पर हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे, प्लग करेंगे। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है स्टैंडिंग वेव बनेंगे, एज अ रिजल्ट हमारे पास हार्मोनिक्स आएंगे। क्या आएंगे, हार्मोनिक्स आएंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आएंगी। हाउ, 1 by 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर हम स्ट्रिंग को प्लग कर लें, when string is plucked, when string is plucked at middle, स्ट्रिंग को कहां से जो है प्लग करना चाहता हूं, मिडल से प्लग करना चाहता हूं। हाउ, यहां पर जो है सब इधर बोर्ड की तरफ देखें। अब अगर देखा जाए ये मेरे पास जो है क्या है, ये मेरे पास अब देखें, मैं अगर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग लेता हूं, सही ना, एक मैंने जो है एक स्ट्रिंग का एक साइड इन 2 उंगलियों में पकड़ा हुआ है, दूसरा साइड इन 2 उंगलियों में पकड़ा हुआ है, सही ना। और मैं जो है दांतों से स्ट्रिंग को क्या करता हूं, खींचता हूं, इस तरह खींचता हूं और रिलीज करता हूं। तो मेरे साथ कौन से वेव बन जाएंगे, स्टैंडिंग वेव बन जाएंगे। कौन से वेव बन जाएंगे, स्टैंडिंग वेव। देखें दरमियान से प्लग करता हूं, अगर इसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो दरमियान से प्लग से मुराद क्या है, कहां से प्लग करूंगा, 25 सेंटीमीटर से प्लग करूंगा। तो यहां पर अगर देखा जाए जैसे मैं रिलीज करूंगा तो ये जाएगा यहां पर, और मैंने कहा कि अगर ये वेव डेंसर मीडियम से बाउंस बैक होता है, व्हाट विल बी द फेज चेंज, द फेज चेंज विल बी 180 और द पाथ डिफरेंस विल बी हाउ मच, λ/2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब गौर से सुने, मैं इसको थोड़ा सा तफसील से करवाने की कोशिश करता हूं, प्रूफ की जरूरत तो नहीं, लेकिन बहरहाल अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूं, आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट फार्मूला किधर से आया। अब देखिए मैं कह सकता हूं ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसमें एक लूप बना, नोड, और ये क्या है, नोड। नोड से नोड तक फासला क्या होता है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, और इसको मैं कह सकता हूं λ1 कह सकता हूं ना। फर्स्ट लूप बना, सही ना, एक लूप बना। इसका मतलब है अगर स्ट्रिंग को हम मिड से प्लग करते हैं, हाउ मेनी लूप्स विल बी फॉर्म, ओनली अ सिंगल लूप विल बी फॉर्म। सो मैं कह सकता हूं यहां से स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ये इधर आ जाएगा, λ1 को मैं कह सकता हूं 2L, और 2L/1 लिख सकता हूं, 2L या 2L/1 एक ही बात है। आई एम इंटरेस्टेड इन फ्रीक्वेंसी, मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं, फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड हूं। सो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा, कह सकता हूं F इज इक्वल टू V बाय लैम्डा। अगर देखा जाए इसको मैंने 1 का नाम दिया, इसको 1 का नाम दिया, सर इस V को आपने 1 का नाम क्यों नहीं दिया, ये आगे डिस्कस करता हूं, बताता हूं। मैं कह सकता हूं कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V, क्योंकि ये ऑसिलेट करेगा, जो उसका मतलब है जब स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा, वेव प्रोपोगेट करेगा, इसकी तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। सो मैं कह सकता हूं V λ1 की जगह लिख सकता हूं 2L/1 या 2L। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछा जा सकता है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज डैश इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, योर आंसर शुड बी V/2L। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या द फर्स्ट हार्मोनिक इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग is how much, your answer should be V/2L. Sir, what is V? Where V is the speed of transverse wave in a stretch string, which is already we know V is equal to under root TL divided by M. जानते कि नहीं जानते? What is L? Where L is the string length. Now can you find the fundamental frequency? Yes. Numerical type question भी आ सकता है और फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है कि in case of stretch string, the fundamental frequency in a standing wave will be how much, your answer should be F1 is equal to V divided by 2L. इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, स्पीड के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इस फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट हम नाम देंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, और इसको हम नाम देते हैं क्या, फर्स्ट
हार्मोनिक। क्या नाम देते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। सही ना? आपसे कहा जा सकता है जो व्हाट इज द फर्स्ट हार्मोनिक in a straight string of a standing wave, your answer should be f1 is equal to v by 12. सर इसको तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, सही ना? f1 is equal to 1/2l। और अगर देखा जाए स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्पीड का क्या फार्मूला है, उस दिन हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो p मल्टीप्लाई l डिवाइडेड बाय m। सर दिस इज आल्सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस, जस्ट मैंने v को रिप्लेस किया, इसको भी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो आप बता सकते हो। एक और एमसीक्यू भी याद रखें। अब अगर देखा जाए, आपसे कहा जा सकता है कि हमारे पास अगर स्ट्रिंग को प्लग करेंगे मिडल से, तो हाउ मेनी लूप्स विल बी फॉर्म? कितने लूप्स बन रहे हैं? ओनली सिंगल लूप इज फॉर्म, ओनली सिंगल लूप इज फॉर्म। और आपसे कहा जा सकता है कि अगर देखा जाए नोड की तादाद ज्यादा है या एंटी नोड की तादाद ज्यादा है, दो नोड्स है, एक एंटी नोड है, मैं लिख सकता हूं नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंटी नोड। नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंटी नोड इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। कैन आई राइट एंटी नोड is always less than sir node? Can I write anti node is equal to node minus 1? लिख सकता हूं node minus 1। अगर मुझे नोड की तादाद दिए जाए, कितने नोड्स है? दो नोड्स है, तो इधर 2 पुट करें, 2 minus 1 1। कितने एंटी नोड बन रहे? एक एंटी नोड नहीं बन रहा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, ये -1 जब इधर आ जाएगा, सो एंटी नोड मैं लिख सकता हूं नोड इज इक्वल टू एंटी नोड प्लस 1। मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। सही है? हाउ मेनी लूप्स फॉर्म? ओनली अ सिंगल लूप। In case of stretch string of a standing wave, the number of node will always be greater than antinode. By how much greater? By 1. The antinode will always be 1 less than as compared to antinode. समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा? सर सेकंड हार्मोनिक याद रखिए, हर प्लकिंग लेंथ पर स्टैंडिंग वेव नहीं बनते। सर प्लकिंग लेंथ का क्या फार्मूला है, ये आखिर में बताता हूं। देखिए नंबर 2, फिर इसको जनरलाइज करता हूं। When a string is plucked at quarter of length से मुराद 1/4 of its length। अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है लेट्स सपोज 100 सेंटीमीटर, तो कहां से सेकंड हार्मोनिक के लिए स्ट्रिंग को कहां से मैं प्लग करूंगा? 25 सेंटीमीटर। 1/4 से मुराद क्या है? 25 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ कितना हो? 100 सेंटीमीटर। हर प्लकिंग ऑफ लेंथ पर स्टैंडिंग वेव नहीं बनते, बल्कि L/2, L/4, L/6, L/8 एंड सो ऑन। इस पर जो है इसके लिए फार्मूला मैं लिख रहा हूं। सही था? गौर से सुने। हाउ मेनी लूप्स विल बी फॉर्म? सब इधर देखें और बोर्ड की तरफ, और इसको जो है समझने की कोशिश करें। अब देखें कितने लूप्स बनेंगे। आपसे कहा जा सकता है कि इफ स्ट्रिंग इज प्लक्ड एट 1/4, then how many loops will be formed? 2 loops will be formed. कितने loops बन रहे हैं? 2 loops. How many antinodes? 2. How many nodes? 3. What will be the frequency? इधर देखिए स्टूडेंट, can I write L is equal to यहां से यहां तक λ2 divided by 2, नोड से नोड तक λ2 divided by 2, हाफ λ2/2 plus λ2/2 is equal to λ2 का जब L से हम लेंगे और सॉल्व करेंगे, मैं लिख सकता हूं λ2 is equal to L। L को लिख सकता हूं 12/2। सर ये आपने इस तरह क्यों लिखा? गौर से सुने। λ1 किसके बराबर था? 12/1। λ2 किसके बराबर है? 12/2। λ3 किसके बराबर होगा? 12/3। λ4 किसके बराबर होगा? 12/4। λn किसके बराबर होगा? 2L divided by n। इसको हम जनरलाइज कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे? जनरलाइज। सो आई एम इंटरेस्टेड इन frequency. So can I write F2 is equal to V divided by λ2? लिख सकता हूं F2 is equal to V by λ2? Yes. So F2 मैं लिख सकता हूं V λ2 किसके बराबर है? 2L divided by 2। वो 2 पर लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 V by 12 किसके बराबर है स्टूडेंट्स? F1। तो इसका मतलब है याद रखें the second harmonic is equal to double of the first harmonic। समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं when जनरलाइज करता हूं बात को, प्लक्ड स्ट्रिंग को प्लग करना चाहता हूं, कहां से? when string is plucked at 1/4। पहले तो जनरल फार्मूला लिख रहा हूं, जनरल फार्मूला ऑफ प्लकिंग ऑफ लेंथ।
हर प्लकिंग ऑफ लेंथ पर स्टैंडिंग वेव नहीं बनते। सो याद रखें L इज इक्वल टू Ln is equal to L divided by 2 into n. Sir, what is n? Where n is number of loops. एक तो ये फार्मूला होगा, lambda n is equal to 2L divided by n. Sir, what is n? Where n is number of loops. n is number of loops. अब गौर से सुने, मैं लिख सकता हूं Fn is equal to NF1, लिख सकता हूं Fn is equal to, अब देखिए how F1 is equal to V by 2L. F2 किसके बराबर है? 2F1 के बराबर नहीं है। F3 किसके बराबर होगा? 3F1. F4 किसके बराबर होगा? 4F1. F5 किसके बराबर होगा? 5F1. Fn किसके बराबर होगा? NF1. इस F1 को क्या कहेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। F2 को, F3 को, F4 को, Fn को nth हार्मोनिक। इसको हार्मोनिक, ओनली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल। ये नहीं है चाहे 1.1F, 1.2F, 1.3F, 1.4 ना, या वो F1 पॉसिबल है, या F2, या F3, या F4, या F5, या F6। ओनली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल। समझ आ रहे कि नहीं? ओनली डिस्क्रीट हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, हर हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये मैंने जनरलाइज किया। सर व्हाट इज n? ये जो n है ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स। अब गौर से सुने, अगर मैंने एक लूप बनाना है, जस्ट सिंगल लूप, तो n की जगह क्या पुट कर लें? 1। जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो L1 इज इक्वल L by 2 नहीं आएगा? L by 2। अगर मैंने दो लूप्स बनाने हैं तो n की जगह 2, L2 is equal to L divided by 2 into 2, 4. No, the plucking length will be L by 4. अगर तीन लूप्स बनाने हैं, 3, so L3 is equal to L 3 into 2, 6. अगर चार लूप्स बनाने हैं, L4 is equal to L divided by 4 into 2. इसका मतलब है आपसे कहा जा सकता है at which, मुझे गौर से सुने, at which plucking length the standing wave does not form. Option A, L by 2, L by 12, L by 13, L by 14, L by 13 पर स्टैंडिंग वेव नहीं बन सकते। क्यों? L डिवाइडेड बाई इवन नंबर पर स्टैंडिंग वेव बनेंगे। ये जनरल फार्मूला है, समझ आ रहा है? अब गौर से सुने। नेक्स्ट, अगर आपसे कहूं व्हाट इज n? वेयर n इज नंबर ऑफ लूप्स। फॉर सिंगल लूप पुट n इज इक्वल टू 1। फॉर सिंगल लूप put n is equal to 1. For first harmonic, put n is equal to 1. No, lambda 1 is equal to 2L. Lambda 1 is equal to 2L by 1 करें, which is equal to 2L. आपसे कहा जा सकता है कि a string of length 2 meter, only a single loop is formed. What will be the wavelength of standing wave? So आप कहेंगे lambda 1 is equal to 2 multiply length. Length कितना था? 2 meter, let's suppose. 2 into 2, 4. इसका मतलब है इस फार्मूले से मैं किस चीज को फाइंड कर सकता हूं? स्टैंडिंग वेव का वेवलेंथ भी फाइंड कर सकता हूं। कब? जब हमें कितनी चीजें दिए जाएं? दो, नंबर 1 नंबर ऑफ लूप्स और नंबर 2 लेंथ। स्टूडेंट याद रखिए, नंबर ऑफ लूप्स की तादाद को बढ़ाने से वेवलेंथ ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा? कम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जितने मैं नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा रहा हूं उतना वेवलेंथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? व्हाट इज n? वेयर n इज नंबर ऑफ लूप्स, वेयर n इज नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। अगर आपसे कहा जाए कि a string of length 100 centimeter, a string of length 100 centimeter, 10 loops are formed, what will be the wavelength? तो lambda 10 is equal to 2 multiplied by 100 divided by 10. समझ आ रहे कि नहीं? Just putting value and solve. This is the general formula. Fn is equal to NF1. इसका मतलब है अगर देखा जाए मैं कह सकता हूं this is F1, this is F2, this is F3, this is F4, this is Fn. इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। इसको क्या कहते हैं? सेकेंड हार्मोनिक। और लास्ट को क्या कहेंगे? nth हार्मोनिक। ओनली आपसे एमसीक्यू में कहा जा सकता है इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग ओनली इवन हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, बोथ इवन ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, none of these, both even and odd harmonics are possible, only discrete harmonics are possible. आपसे एमसीक्यू में कहा जा सकता है, किस किस्म का एमसीक्यू पेपर में आ सकता है? नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं? जब नंबर ऑफ लूप्स कितने थे? तो फ्रीक्वेंसी क्या है? डबल हो गई। जब नंबर ऑफ लूप्स 3 हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो जाएगी। जब नंबर ऑफ लूप 4 हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी 4 टाइम ज्यादा हो जाएगी। सर अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी
तो वेवलेंथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बट द स्पीड इज रिमेन कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज स्पीड डिपेंड अपॉन टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द स्ट्रिंग. समझ आ रहे कि नहीं? आपसे कहा जा सकता है, गौर से सुने, एमसीक्यू किसके सब कहा सकता है. लेट्स सपोज एमसीक्यू, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 100 सेंटीमीटर. एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है, सही ना? अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर. कितने लूप्स बन रहे हैं? 10 लूप्स. व्हाट विल बी द लैम्डा 10? व्हाट विल बी द लैम्डा 10? वेवलेंथ फाइंड करें. लैम्डा इसका मतलब है 10वां हार्मोनिक का वेवलेंथ फाइंड करें. सो आप कहेंगे कि सर लैम्डा 10 इज इक्वल टू, याद है ना फार्मूला, 12 डिवाइडेड बाय n. n की जगह लिख सकता हूं 10. सो आप कहेंगे कि लैम्डा 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10. द आंसर इज, द वेवलेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर. वेवलेंथ हमने फाइंड किया, किसके बराबर है? 20 सेंटीमीटर. याद रखिए जो प्लकिंग लेंथ है, L/2, L/4, L/6, L/8 अप टू L डिवाइडेड बाय इवन नंबर, इन लेंथ प्लकिंग पर स्टैंडिंग वेव बन सकते हैं. इसके अलावा किसी और प्लकिंग लेंथ पर स्टैंडिंग वेव नहीं बन सकते. समझ आ रहा है? आपसे कहा जा सकता है स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज. व्हाट विल बी द 10th, व्हाट विल बी द 10th F10? F10 से मुराद 10वां हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 10वें हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर आपने हमें बताया था. क्या बताया था? Fn इज इक्वल टू NF1. याद है ना? Fn इज इक्वल टू NF1. समझ आ रही कि नहीं आ रही? सो अगर देखा जाए n की जगह, n क्या है आपको? 10 दिया हुआ है. इधर क्या लिख लूंगा? 10. इधर क्या लिख लूंगा? F1. किसके बराबर है? 2 के बराबर है. सो 10वें हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस चीज के बराबर होगी? 20 हर्ट्ज के बराबर होगी. समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब है एमसीक्यू हमसे कहा जा सकता है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 10 हर्ट्ज. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी in case of stretched string which is equal to 10 hertz. The other frequencies will be which one? Multiple of 10. 2 into 10, 3 into 10, 4 into 10, 5 into 10, 6 into 10, 7 into 10, 8 into 10, 9 into 10 and so on. समझ आ रहे कि नहीं? Other frequencies क्या होंगी? Multiple of 10 होंगी. अगर मैं आपसे कहता हूं which one is not possible? Which one is not possible? कौन सा पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 25 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 30 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज. विच वन इज नॉट पॉसिबल? अगर देखा जाए 20 इज द मल्टीपल ऑफ 10, 30 इज द मल्टीपल ऑफ 10, 100 इज द मल्टीपल ऑफ 10, but 25 is not the multiple of what? 10. It means this is the correct option. ये नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि सर अगर हमें कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी जाए तो उसकी हम मुख्तलिफ हार्मोनिक्स क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. समझ आ रहे कि नहीं? ओनली डैश हार्मोनिक्स आर पॉसिबल. ऑड का इवन, बोथ. इवन प्लस ऑड का F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. समझ आ रहा है? इसका मतलब है, गौर से सुने, ये कौन सा हार्मोनिक है? वे ये क्या है? F1. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक. This is called second harmonic. This is called nth harmonic. एक होता है हार्मोनिक और एक होता है ओवरटोन. ओवरटोन हमेशा एक हार्मोनिक से कम होता है. याद रखिए ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन. दिस इज कॉल्ड, अगर ये F3 है, F3 को हम क्या कहेंगे? थर्ड हार्मोनिक. इसको कहेंगे सेकेंड ओवरटोन. इसको क्या कहेंगे? अगर ये nth हार्मोनिक है तो इसको n-1 क्या कहेंगे? ओवरटोन. ओवरटोन हमेशा एक कम होता है किस चीज से? हार्मोनिक से. हार्मोनिक हमेशा एक ज्यादा होता है किस चीज से? ओवरटोन से. कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों ने तफसील से पढ़ा होगा. अगर मैं आपसे कहता हूं सर किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है? अगर मैं आपसे कहता हूं थर्ड ओवरटोन इज डैश. फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, बातें ना करें, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक,
ओवरटोन हमेशा एक ज्यादा होता है हार्मोनिक से, या हार्मोनिक हमेशा एक ज्यादा होता है ओवरटोन से? क्या ज्यादा होता है? हार्मोनिक हमेशा ज्यादा होता है या ओवरटोन ज्यादा होता है? हार्मोनिक। अगर मैं कहता हूं, देखिए, अगर मैं कहता हूं फर्स्ट ओवरटोन, नो फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक का। अगर मैं कहता हूं थर्ड ओवरटोन मतलब सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक। तो अगर थर्ड ओवरटोन, नो फोर्थ हार्मोनिक। कौन सा ऑप्शन ठीक है? फोर्थ। समझ आ रहा है? अगर मैं कहूं सेकंड हार्मोनिक इक्विवेलेंट, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। जी बचे, मैंने लिखा हुआ है सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन हमेशा हार्मोनिक से कम होता है, हार्मोनिक हमेशा एक ओवरटोन से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो फिर मैं अगर सर इसको जनरलाइज कर लें आप, फर्स्ट हार्मोनिक वो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, उसके लिए ओवरटोन नहीं है। सेकंड हार्मोनिक के लिए फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड हार्मोनिक के लिए फर्स्ट ओवरटोन है। सही था? सुने, हार्मोनिक कैन आई राइट, जनरली कैन आई राइट स्टूडेंट्स? देखें कि ओवरटोन, ओवरटोन हमेशा बराबर होता है किस चीज के? हार्मोनिक्स वो -1, -1 या +1? हार्मोनिक ज्यादा होता है या ओवरटोन ज्यादा होता है? हार्मोनिक ज्यादा होता है, हार्मोनिक ज्यादा। तो ये इधर आ जाएगा। फिर लिख सकता हूं हार्मोनिक इज इक्वल टू ओवरटोन प्लस, अगर मैं कहता हूं 10वां ओवरटोन, 10वां, तो इधर आ जाएगा 10, 10 + 1, तो हार्मोनिक कौन सा हो जाएगा? 11वां। अगर मैं कहता हूं 10th हार्मोनिक, तो ओवरटोन क्या हो जाएगा? 9th वाला। सो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने कौन से वेव जो है डिस्कस किए? स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि सर ये तो आपने ट्रांसवर्स वेव ले लिए। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव इज पॉसिबल? यस। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव को हम रिजोनेट करना चाहते हैं किस चीज में? ऑर्गन पाइप्स में। अब याद रखें, ये जो गिटार या सितार वाला जो होता है, ये स्ट्रिंग में कौन से वेव बना रहा होता है? स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव बना रहा होता है। और स्टैंडिंग वेव की वजह से कौन से वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टैंडिंग वेव की वजह से कौन से वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन कौन से लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब हम सितार या गिटार को हिट करते हैं, तो सितार के स्ट्रिंग में या गिटार के स्ट्रिंग में कौन से वेव प्रोड्यूस होते हैं? स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होते हैं। उन स्टैंडिंग वेव की वजह से एनवायरमेंट में अगर देखा जाए कौन से वेव प्रोड्यूस होते हैं, उसमें जो है प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आप अगर देखा जाए म्यूजिक को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। सितार या गिटार को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। तो कैन अ स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस अ प्रोग्रेसिव वेव? यस। स्टैंडिंग वेव अगर देखा जाए प्रोग्रेसिव वेव को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो डेली लाइफ में आप सितार या गिटार जो है वो सुनते हैं, तो अगर देखा जाए हम स्ट्रिंग को हिट कर रहे होते हैं, उनकी वजह से जो हमारे पास एनवायरनमेंट होता है, उसमें कौन से वेव प्रोड्यूस होते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। और प्रोग्रेसिव वेव का काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना। जिसका मतलब है हमने एक पढ़ा स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। सही था? स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है